बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जो उनके सब्जेक्ट हैं, और उनमें फिज़िक्स 9th, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। और हम आज 10वीं क्लास के यानी कि फिज़िक्स के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी कि यूनिट 10 से स्टार्ट होगा, जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स को डिस्कस किया जाएगा। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जो जानते हैं उनसे गुजारिश है, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बारी भरकम फीस जो आप अकेडमीज़ में, प्राइवेट अकेडमीज़ में आप अदा कर रहे हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इस चैनल को, तनवीर अहमद स्पीक जिनका नाम है, सब्सक्राइब करना बहुत लाजम है, और उन पैसों को आप कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप स्टेट द कंडीशन नेसेसरी, यानी कि किसी सैंपल हार्मोनिक मोशन से उसे ऑसिलेट को करते हुए किसी जिस्म के लिए ज़रूरी शिकायत बयान करना सीखेंगे। सैंपल हार्मोनिक मोशन की सादा पेंडुलम बॉल और हॉल मोस्टम और मास सेपरिंग सिस्टम की मिसालों को देख सकेंगे। इस प्लेटेड और सादा पेंडुलम पर करदा अमल फोर्सेस को ज़ाहिर कर सकेंगे। इसके साथ साथ सांदा पेंडुलम के फार्मूला को सीख सकेंगे। इसके अलावा जो है ना, व्यू मोशन की जो वजाहत है, और डोरी की वाइब्रेशन के जरिए स्लिमिंग, सेपरिंग और पानी की वेब्स के बारे में तजर्बे सीखने के इवन को जितने भी यहाँ पे बुलेट पॉइंट दिए हुए हैं, आप इस काबिल होंगे। इसके साथ साथ आप साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ आपका कनेक्शन होगा। उसमें क्या होगा कि आप रेडियोज़ की फ्रैक्शन और टेलीविज़न की नहीं होती ट्रांसमिशन ऐसे इलाकों में जो सुनी जाती है जहाँ वेव्स बराह नहीं पहुँच सके, उसके बारे में आपकी तारीख के मतलब आप जान सकेंगे। तो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप इस लेक्चर्स के सुनने के बाद उसका आपका रवाबत आपका जुड़ सकता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स जो होती है वो उसका क्या होता है और उसका क्या तरीकाकार होता है और वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को लेकर चलते हैं, आइए देखते हैं। जब कोई भी जिस्म, ये ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम है, मैं आपको उर्दू में कंसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि दोनों के दोनों जो मीडियम है वो इसमें कवर हो सके। ये अब बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग, जब एक जिसम पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी जो वाइब्रेटिंग करता है, मोशन करता है, मूव करता है, तो उसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं, यानी कि उसको ऑस्किलेशन वाइब्रेशन का नाम देते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, वाइब्रेशन मोशन की एक खास जो आपकी काइंड होती है और एक फॉर्म होती है, एक किस्म होती है, जो इस यूनिट का बुनियादी मौजू होती है, जो इस यूनिट का बेसिक चीज़ होती है। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की आम खसूसियात और ऐसे अजसाम पर बहस करेंगे जिनकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हम मुख्तलिफ किस्म की वेव्स और इसमें रिपल टैंक की मदद से उनकी खसूसियात की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, यानी कि रिपल टैंक की मदद से। तो और इसके साथ साथ ये जहाँ पे एक चीज़ दी गई है आपके सामने, जो एक इमेज दिया गया है, ये तकरीबन मकड़ी है, अपने जाले की वाइब्रेशन के जरिए अपना शिकार तलाश करती है। तो ये भी आपके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बहुत बड़ी एग्जांपल हो सकती है, जिसको हम SHM का भी नाम देते हैं। तो 10.1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है। यहाँ हम इन फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस, हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का जिसाम के हार्मोशन को मोनो को बयान करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सेपरिंग से बंधे हुए मास की फ्रिक्शन उसकी सतह पर मोशन, जो बॉल के अंदर पड़े हुए बॉल की मोशन, और रस्सी से बंधी हुई गोली की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी के साथ और आपकी बॉल के साथ, इसके साथ बॉल के साथ जो मोशंस होती है वो आपकी SHM कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक कहलाती है। मोशन ऑफ मास एंड अटैच टू ए स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास की जो मोशन होती है उसको कैसे देखते हैं, उसकी सतह पर, यानी कि आपका जो सिंपल टाइप का ऑफ ऑस्किलरी मोशन जो होती है उसको हम उसकी सादा सी मिसाल लेते हैं। अगर सेपरिंग को इसी की सदा वस्ती सब पोजीशन से ओ से, यानी कि ये यहाँ पे जो ओ दिया गया है से डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचा जाएगा, यानी कि उसका फास्ट है, तो उसकी जो मास है वो m जो होगी उस पर फोर्स F लगाएगा। हुक के कानून के मुताबिक फोर्स जो F है, सेपरिंग की लंबाई में इजाफा x के डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल जो होगा उसका, वो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन
पोजीशन होगा अगर उसमें सेपरेंट की लंबाई में x इजाफा होता है। तो f इज इक्वल टू माइनस के जो है आपका कांस्टेंट है, x आपका जो है ना मल्टीप्लाई इसको करेंगे जब उसकी डिस्प्लेसमेंट करेंगे उसका फासला होगा तो 10.1 जो आपकी इक्वेशन है वो सामने इसके मार्ज वजूद में आएगी इसके कंटेक्स्ट में। इसी तरह यहाँ जो x है यानी कि वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट मास m का उसकी वर्सी पोजीशन o से डिस्प्लेसमेंट है और k आपका कांस्टेंट है जिसे सेपरेंग कांस्टेंट भी हम कहा जाते हैं। ये इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो f मतलब k अगर हम इसको निकाल दें कि इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर वाई एक्स आपके सामने ये यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह k की मकदार सेपरेंग के सख्त यानी कि पन की पैमाइश है, सख्त सेपरेंग के लिए k की मकदार ज्यादा और नरम सेपरेंग के लिए k की मकदार कम होती है क्योंकि f इज इक्वल टू एम ए देयरफॉर k इज इक्वल टू एम ए माइनस जो होगा ओवर बाई x होगा और इस तरह इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे 10.2 आपकी जो इक्वेशन है वो मार्जे वजूद में आती है। इसका मतलब है इट मींस द एक्सेलरेशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ सेपरिंग। इसका मतलब है कि सेपरिंग के साथ बंधे हुए मास का जो एक्सेलरेशन वर्टिकल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रमोशन पर होता है, लिहाजा मास सेपरिंग सिस्टम की उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। मसला 10.8 पे 1 में जो दिखाया गया है उसमें जो आपकी चीज़ें आपकी रूनुमा होती हैं सेपरिंग की अमल करता फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट सिमत के मुख्तलिफ होती है। सेपरिंग की फोर्स की सिमत हमेशा वर्टिकल पोजीशन की तरफ होती है, इसलिए इसे बाज़ औकात आपका रिस्टोरिंग फोर्स का नाम भी दिया जाता है। तो आप इसको रिस्टोरिंग फोर्स का भी नाम देते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स को हम मजीद आगे आपको 10.1 आपको अगर बताएंगे तो उसका क्या होता है नेगेटिव साइन इक्वेशन जो किया है 10.1 में जो इब्तदा में आपका जो नेगेटिव साइन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो चीज़ें हैं आपकी जो अगर मास को डिस्प्लेसमेंट x तक खींचकर इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो शक्ल 10.1 एंड 10.1 बी भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स और हमेशा ऑस्किलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म की इसकी वर्टिकल पोजीशन की तरफ या उससे दूसरी तरफ धकेलती है तो आपकी ऑस्किलेशन पोजीशन आपकी कहलाती है। लिहाजा इब्तदा में मास m वर्टिकल पोजीशन जो होती है यानी कि उसके जो रेस्ट एंड मेन पोजीशन होती है ओ एंड द रेजिडेंट फोर्स जो होती है आपकी जीरो जो है 10.1 ए में दिखाई गई है। सपोज इसको हम जो है ना मास को डिस्प्लेसमेंट x तक खींचकर इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दें तो शक्ल 10.1 बी सेपरेंग की डिस्टोरिंग फोर्स से मास पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। मिसाल के तौर पर हम जो ऊपर देखते हैं ए और बी आपकी ये जो शक्लें दिखाई गई हैं इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये आपकी ए है, ये बी है और उसके बाद आपकी ये SHM ऑफ यानी कि आपकी जो इसकी जो मोशन कहलाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये उनकी एग्जांपल्स हैं तीनों के दिनों जिसको ये हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मास वास्ता पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। रेस्टोरेंट जो उसका रिस्टोरिंग फोर्स की मकदार वर्टिकल पोजीशन से फासला कम करने पर हो जाती है और वस्ती मकाम सिफर पर हो जाती है और इसके साथ साथ जो आप मास वर्टिकल पोजीशन की तरफ मोशन करना शुरू करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है और पोजीशन ऊपर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इनर्शिया की वजह से मास वर्टिकल पोजीशन पर ठहरना नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। जब मास वर्टिकल पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो उसमें क्या होता है तो उस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स की मकदार बेतदरीज अब बढ़ना शुरू हो जाती है और इनर्शिया की वजह से जो उसकी मास वर्टिकल पोजीशन पर ठहरता नहीं बल्कि अपनी मोशन इंतहाई पोजीशन बी तक जारी रखता है। जब मास एज द मास मूव्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, जब मास वर्टिकल पोजीशन ओ से इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है तो उस पर अमल करदा रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है उसकी मकदार बेतदरीज बढ़ना शुरू हो जाती है, लिहाजा मास की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। आखिरकार मास इंतहाई पोजीशन बी पर मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है। 10.1 सी शक्ल जो इसके लिए बहुत अहम आपको दिखाई गई है। 10.1 सी आपकी जो शक्ल ऊपर आपको सी हमने तीनों के दिनों जो डिस्कस किया है ये उसके बारे में आपको बताया जाए और फिर रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वर्टिकल पोजीशन ओ की तरफ वो वापस लौट आ जाता है यानी कि रिटर्न टू द मेन पोजीशन ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। इसके साथ साथ दिस प्रोसेस रिपीटेड, इस तरह से जो
मास बस्ती पोजीशन ओ के गिर्द अपनी मोशन को ये दोहराता है, यानी कि रिपीट करता है, और इसके बे फ्रिक्शन जो की सतह पर सेपरेंग से बंधी हुई मास की इस तरह की मोशन जो आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। और सेपरेंग से बंधे हुए मास m की सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड t का मंदरजाल फार्मूला आपके सामने दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई और m ओवर k, इसको आप मल्टीप्लाई 10.3 आपकी ये जो MSH सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फार्मूला है वो आपके सामने हमारे से वजूद में आता है। तो इस तरह आप इस कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो इस फार्मूला को आप अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करके आप उसकी सारी की सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। बॉल एंड बॉल सिस्टम, बॉल एंड बॉल सिस्टम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से आप जो चीज़ें की एक और मिसाल बॉल में पड़े हुए बॉल की मोशन है, जैसा कि 10.2 में आपको दिखाया गया ये वाली। और जब बॉल बस्ती पोजीशन यानी कि बॉल के सेंटर में पड़ा है तो इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 हो जाती है। इस पोजीशन में बॉल का वजन नीचे की तरफ है और बॉल की सतह के नॉर्मल रिएक्शन और जो ऊपर की तरफ अमल करता है के मसाविया, लिहाजा बॉल मोशन नहीं करता। अब अगर बॉल को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देता है। पोजीशन ओ पर बॉल की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है और इनर्शिया की वजह से ये इंतहाई पोजीशन बी की तरफ मोशन करता है। इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स जो कि बस्ती पोजीशन की तरफ है की वजह से बॉल की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। पोजीशन बी पर बॉल मुख्तसर वक्त के लिए ठहरता है और फिर रिस्टोरिंग फोर्स के जरिए उसका असर जो है ना बस्ती पोजीशन ओ की तरफ दोबारा मोशन करना शुरू कर देता है। बॉल बस्ती पोजीशन ओ के इर्द अपनी मोशन को इस वक्त तक दोहराता है जब तक फ्रिक्शन की वजह से उसकी सारी एनर्जी ज़ाया नहीं हो जाती। लिहाजा बॉल के अंदर पड़े हुए बॉल की बस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसा कि आपको शक्ल में भी दिखाया है। नेक्स्ट आपका है सिंपल ऑफ ए मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम की सादा जो मोशन है वो किस तरह हम उसको रिस्टोर करेंगे या किस तरह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सादा पेंडुलम मास m की एक छोटी बारीक गोली बम पर मुश्तमिल होती है जो लंबाई L के बारीक लेकिन मजबूत धागे की मदद से एक मजबूत सहारे से लटकी होती है, जैसा कि आपको सामने दिखाया गया है। बस्ती पोजीशन ऊपर गोली लेकिन मजीद मजबूत धागे की मदद से आप एक मजबूत सहारे से लटकी होती है। पोजीशन O पर गोली पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 और ये साकन हालत में है। अगर हम गोली को इंतहाई पोजीशन ए पर ले आए तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी, जैसा कि शक्ल 10.3। धागे की सिमत में कोई फोर्स अमल नहीं करती क्योंकि धागे में टेंशन T वजन W के कंपोनेंट यानी कि एम क्यू कॉस थीटा को ज़ायल कर देते हैं, लिहाजा धागे की सिमत में गोली मोशन नहीं कर सकती। सो वजन का जो दूसरा हिस्सा है कंपोनेंट ऑफ द वेट आपका जो एम जी यानी कि साइन थीटा है बस्ती पोजीशन ओ की सिमत में और रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा करता है। इस फोर्स की वजह से गोली बस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है। इनर्शिया की वजह से गोली पॉइंट ओ पर नहीं ठहरती बल्कि पॉइंट बी की तरफ अपनी मोशन को जारी रखती है। इस दौरान रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से गोली की वेलोसिटी बेतदरीज कम होना शुरू हो जाती है और पॉइंट बी पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसके साथ साथ पॉइंट बी पर मुख्तलिफ ठहराव के बाद रिस्टोरिंग फोर्स जो एम जी साइन थीटा यानी कि आपका जो एम जी साइन थीटा जो आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये जो आपका बनता है की वजह से गोली दोबारा बस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करना शुरू कर देती है। लिहाजा गोली बस्ती पोजीशन ओ के इर्द गिर्द मोशन को दोहराती है। मंदतला बहस वाज़ह है कि गोली की स्पीड पॉइंट ए से ओ की तरफ मोशन करते हुए अजाफा होता है और ये अजाफा रेस्टोरिंग फोर्स की वजह है जिसकी सिमत पॉइंट ओ की तरफ है। लिहाजा गोली का एक्सेलरेशन भी पॉइंट ओ की तरफ है। इसी तरह जब गोली पॉइंट ओ से बी की तरफ जाती है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी स्पीड में बेतदरीज कमी होती है। लिहाजा रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि अभी पॉइंट ओ की तरफ ही है, लिहाजा गोली का एक्सेलरेशन अभी पॉइंट ओ की तरफ है। इससे ज़ाहिर होता है कि गोली का एक्सेलरेशन हमेशा बस्ती पॉइंट ओ की तरफ ही होता है। लिहाजा सादा पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन आपकी होती है। सादा पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का मंदरजार फार्मूला है जो आपको ऊपर भी दिखाया गया था और आपको ये नीचे भी आपको लाजमी होगा उसका जो फार्मूला है यहाँ पे यस ये सारे का सारा हमने इसमें सारी डिस्कशन किया और ये फार्मूला 10.4 आपको दिखाया। मंदरजा झैल फॉर द मोशन ऑफ दीज सिंपल सिस्टम्स, ये अजसाम के हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ यूँ भी कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में नेटवर्क फोर्स जो होता है बस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो फासला होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है और इसकी सिमत हमेशा बस्ती पोजीशन की ही तरफ रहती है। ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है। दूसरे लफ्ज़ों में हम जब कोई अपनी बस्ती पोजीशन
के इर्द गिर्द इस तरह मोशन करते हैं कि उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसकी सिमत हमेशा वर्टिकल पोजीशन की तरफ हो, और उसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी नाम देते हैं, जिसे SHM कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM और समराइज्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिसम हमेशा वर्टिकल पोजीशन के लिए गिर्द घूमता है। नंबर 2, आपका एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल पोजीशन की तरफ होता है। नंबर 3, आपका एक्सेलरेशन की मकदार हमेशा उसकी वर्टिकल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि एक्सेलरेशन को मिशन और सिफर इंतहाई पोजीशन पर ज़्यादा होता है। नंबर 4, आपका जो वर्टिकल पोजीशन है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा जबकि इंतहाई पोजीशन आपकी सिफर होती है, जो आपका नंबर 4 है। और वाइब्रेशन जो होती है इसमें जो होती है, अब हम मुख्तलिफ किस्म के इस्लाहात जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन किसी वर्टिकल पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक साइकिल या मुकम्मल चक्कर को एक वाइब्रेशन कहते हैं। टाइम पीरियड जो होता है किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेशन मोशन करते हुए जिस्म के एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने दरकार टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। इसे T से ज़ाहिर किया जाता है। टाइम पीरियड का यूनिट है S सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म की एक सेकंड में वाइब्रेशन की तादाद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे F से ज़ाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट Hz कहा जाता है। एप्टीट्यूड जो होता है किसी पॉइंट के गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म का इस पॉइंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एप्टीट्यूड होता है। इसका यूनिट हम मीटर M से ज़ाहिर करते हैं। और जैसा कि आपको मिसाल यहाँ पे आगे दी गई है, मिसाल 10.1 है, और यहाँ पे जो आपका 1 मीटर की लंबाई सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, और आपको जो वैल्यूज़ गिवन दी गई हैं वो आपके सामने है। सोल्यूशन आपका ये आपका दिया गया है, और हल आपका यहाँ पर जो L इज इक्वल टू यहाँ पे जो 1.1 मीटर है, G है 10.1 मीटर, यूजिंग द फार्मूला, वही जो फार्मूला मैंने आपको बताया है, T इज इक्वल टू 2 पाई, पुट इन द वैल्यूज़, यही वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके सामने 0.50 जो हर्ट्ज़ है वो आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी इस पेंडुलम की वहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट की जाएगी। 10.2 डिमांड ऑसिलेशंस। डिमांड ऑसिलेशंस में क्या होता है कि आप किसी फ्रैक्शन या रेजिस्टेंस की गैर मौजूदगी में रिस्टोरिंग फोर्स के ज़ेरे अजसाम की वाइब्रेशन जो मोशन होती है लामहदूद हद तक आप जारी रहती है। अमली तौर पर फ्रैक्शन की जो फोर्स होती है उसकी मोशन को आहिस्ता कर देती है, जिसकी वजह से वो लामहदूद तक अपनी मोशन को जारी नहीं रख सकते। वक्त के साथ साथ जो इसकी फ्रैक्शन अजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है, और इनकी तरह उसकी मोशन जो है आपकी डैम्प्ड मोशन कहलाती है, और ये डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बेतदरीज आपका कम कर देती है। और जैसा कि शक्ल 10.4 में गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर्स डैम्प्ड मोशन की अमली मिसाल है, जिनके शॉक की जो डैम्प्ड और शॉक ऑब्जर्वर एक ऐसा पिस्टन पर मुश्तमिल होता है जो किसी माया जैसे कि ऑयल में मोशन करता है, जैसे कि शक्ल 10.5 में आपको दिखाया गया। ये एक और एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आप शॉक ऑब्जर्वर का बलाई हिस्सा वगैरह की बॉडी के साथ मजबूती से जुड़ा होता है। जब को रोड पर मौजूद किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो ये शिद्दत से वाइब्रेट करती है। शॉक ऑब्जर्वर इन वाइब्रेशंस को आहिस्ता कर देते हैं और इनकी एनर्जी को हराती एनर्जी में तब्दील करते हैं। लिहाजा आपकी जो मज़ाहमती फोर्स है, जिनके रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ओसिलेशंस को डैम्प्ड ओसिलेशंस हम कहा करते हैं, इनको उसको कहा जा सकता है डैम्प्ड ओसिलेशन। वेव मोशंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आइए देखते हैं। वेव मोशन में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेव्स का किरदार बहुत अहम होता है। वेव्स एनर्जी और इन्फॉर्मेशन को दूर दराज के फासलों तक हम मुंतकिल कर सकते हैं। वेव्स हमेशा वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है। यहाँ हम वाइब्रेटिंग अजसाम की मदद से मुख्तलिफ अक़साम की वेव्स के पैदा होने और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल की वजाहत जब करेंगे तो इसको वेव्स मोशन कहा जाएगा। एक्टिविटी वन में क्या होता है, आप पानी से भरे एक टब में आप जैसा कि आपके सामने शक्ल 10.6 में भी दिखाया गया, पेंसिल के सिरे को डुबोकर पेंसिल को आमूदी रुख पर ऊपर नीचे मोशन दे। शक्ल 10.6 कलर यानी कि डिस्टर्बेंस के सबब उसकी सतह पर आपका जो रिपल्स की शक्ल में वेव्स पैदा होती हैं जो पेंसिल से बाहर की तरफ मोशन करती हैं। जब ये वेव्स टब में रखे हुए कार तक पहुंचती हैं तो कार रुक जा अपनी जगह और ऊपर नीचे मोशन कर देते हैं शुरू कर देता है, जबकि वेव्स इससे गुजरकर दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है। कार का जो डिस्प्लेसमेंट सिफर और ये सिर्फ अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटिंग मोशन को ये दोहराता है, तो ये आपकी सरगर्मी वन कहलाती है। सरगर्मी आपकी डू जो है यानी कि एक्टिविटी डू में क्या होता है कि आप एक रस्सी लें और उसमें टेक ए रोप एंड मार्क के पॉइंट और उसमें आपने एक पॉइंट पी लगाएं। शक्ल 10.7 में ये जो आपको सामने दिखाया गया है ये वाला पी पॉइंट हुआ,
तो इसको किस तरह आप कर सकते हैं, एक सिरा सपोर्ट से बांध दे और दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर रस्सी को मुसलसल ऊपर नीचे मोशन दे। इस तरह रस्सी में खलल की वजह से एक वेव पैदा होगी जो रस्सी के बंधे हुए किनारे की सफर करती है। ये वेव पॉइंट पी से गुजरती है तो पॉइंट पी अपनी जगह पर ऊपर नीचे वेव की मोशन सिमत के आमूदन वाइब्रेट करता है। मंदरजा ज़्यादा सादा आपका गर्मियों से सादा सरगर्मियों से हमें वेव की तारीफ इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों एक्टिविटीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम उसकी उसकी जो डेफिनेशन है, वेव किसी वास्ते यानी कि या मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़रात अपनी वर्सी पोजीशन के इर्द गिर्द मतबादल वाइब्रेटरी मोशन में हरकत करते हैं, उसको हम वेव का नाम देते हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, और दो किस्म की बुनियादी अकसाम है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको दिया गया मैकेनिकल वेव्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, पानी की सतह पर पैदा होने वाले वेव्स, साउंड वेव्स, डोरी और सैपलिंग में पैदाशुदा वेव्स वगैरह इसको कहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इसमें ऐसी वेव्स हैं जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। मिसालें आपकी रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हरारत और रोशनी की वेव्स वगैरह इसमें शामिल है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, मीडियम के ज़रात और वेव्स की अपनी मोशन की जो सिमत के लिहाज से मैकेनिकल वेव्स की जो अकसाम हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स कहा जाता है, उनको हम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में इनका नाम देते हैं। एक हमवार इलेक्ट्रिक वेव्स ऑन विच प्रोड्यूस एन सैपलिंग, एक हमवार फर्श या एक लंबे मेज़ पर रखे हुए सैपलिंग यानी कि स्लिंकी पर लैग्नेट्यूडल वेव्स जो पैदा की जा सकती हैं। स्लंकी के एक सिरे को मजबूती से दूसरे सिरे के साथ जब बांध देते हैं तो स्लंकी के दूसरे हाथ में पकड़कर उसकी लंबाई के रुख अपने हाथ को मतवातर आगे पीछे मोशन दे सकते हैं, जिसको 10.8 में हम आपको दिखा सकते हैं। जो आपकी 10.8 है, यस ये नीचे दी होगी आपकी 10.8, ये आपकी मूवमेंट हैंड है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल है और ये कंप्रेशंस है। इस तरह की ये आपकी चीज़ें आपके सामने दिखाई देती हैं। तो इसको हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं, सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस, यानी कि इस तरह खलल का एक सिलसिला वेव्स की शक्ल में जो स्लिंकी की लंबाई की हरकत को कंट्रोल करता है, दिखाई देता है। वेव्स के दो हिस्से जहाँ स्लिंकी के छिलके एक दूसरे के करीब होते हैं कंप्रेशन कहलाते हैं, जबकि वो हिस्से जो स्लिंकी के छिलके एक दूसरे से दूर होते हैं उसको हम रेरफैक्शन का नाम देते हैं। जिनके कंप्रेशन के हल्के में मीडियम के ज़रात के एक दूसरे के जो करीब चीज़ें होती हैं, उनके एयर फ्रैक्शंस के दरमियान फासले को वेव्स लेंथ कहते हैं, और उनको हम जो वेव्स लेंथ है वो उनको जो कहा जाता है, ये कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस की वेव की सिमत में आगे पीछे हरकत करते हैं। इस तरह की वेव लैंग्वेटिव वेव कहलाती है, जिस तरह की तारीफ हम यूं भी कर सकते हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेशन मोशन वेव की मोशन की सिमत की मतवाजी होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हम उनको कहते हैं। हम स्लंकी के ज़रिए ट्रांसपोर्स यानी कि ट्रांसवर्स वेव भी पैदा कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव भी पैदा, स्लंकी के एक सिरे को मजबूती से बांध कर उसको हमवार फर्श या मेज़ पर अगर रखेंगे तो उसके दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर तेज़ी से ऊपर नीचे हरकत दें, जैसा कि शक्ल 10.9 में हमने आपको दिखाया था। स्लंकी के मतबादल क्रेस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल एक वेव पैदा होती है जो बंधे हुए सिरे की तरफ सफ़र करती है। क्रेस्ट ट्रांसवर्स वेव के वो हिस्से जहाँ मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊपर नीचे हरकत करते हैं, जब वो हिस्से मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं उसको हम ट्रफ कहते हैं। वो मतबादल क्रेस्ट या ट्रफ के दरमियान फासला को वेव लेंथ कहा जाता है। क्रेस्ट और ट्रफ की मोशन की सिमत के आमूदन ये चीज़ें हरकत करती हैं। लिहाजा ट्रांसवेव की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है, ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेशन मोशन वेव की मोशन की हिस्मत की आमूदन होती है, इसको हम ट्रांसवेव वेव का नाम देते हैं, और जैसा कि आपको शक्ल में भी दिखाया गया है। तो ऐसी वेव जिनको मीडियम के जरिए वाइब्रेशन मोशन वेव की मोशन की सिमत की आमूदन हरकत होती है, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वेव्स और कैरियर्स ऑफ एनर्जी, जिनके इंतकाल एनर्जी बेजरिया वेव्स। इसमें क्या होता है कि आप एनर्जी को वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब हम तनी हुई डोरी
हाथ में पकड़ कर ऊपर नीचे मोशन देते हैं तो हमारे मसल्स की एनर्जी डोरी में मुंतकिल हो जाती है। इसके नतीजे में डोरी में वेव्स का एक सिलसिला पैदा हो जाता है। हमारे हाथ की वाइब्रेटिंग फोर्स के खलल से डोरी के ज़रात मोशन में आ जाते हैं। ये ज़रात अपनी एनर्जी डोरी के दूसरे ज़रात तक मुंतकिल कर देते हैं। इस तरह एनर्जी वेव्स की शक्ल में मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुंतकिल हो जाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड वेव्स के जरिए मुंतकिल शुदा एनर्जी की मकदार का इन्हिसार इतनी तनी हुई रस्सी की साधन पोजीशन से फासला पर है, यानी वेव्स के एनर्जी का इन्हिसार वेव्स के जो एम्पलीट्यूड है पर उस पर अगर हम डोरी की तेज़ी से मोशन दें तो एनर्जी की शरह बढ़ने से बुलंद फ्रीक्वेंसी की वेव पैदा होती है। ये वेव जब मीडियम में से गुजरती है तो इसके ज़रात को मजीद एनर्जी मुहैया की जा सकती है। पानी की सतह पर पैदा होने वाले वेव्स भी एनर्जी की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है, जैसे कि नीचे वजाहत की गई है। और ये इस तरह आपकी कहलाती है यानी कि इंतकाल एनर्जी बेजरिया वेव। इस तरह हम इसको एनर्जी को हम मुंतकिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्टिविटी 10.3 की है। अगर हम एक पानी के जोड़ में एक पत्थर फेंकें तो पानी की सतह पर वेव्स पैदा होती है, जैसा कि शक्ल से ज़ाहिर किया गया 10.10 में। अब पत्थर से कुछ फैसला पर एक कार्क रखें, जब वेव कार तक पहुँचती है तो ये वेव की जो एनर्जी की वजह से पानी के ज़रात के साथ ऊपर नीचे मोशन करता है। इस गर्मी से ज़ाहिर होता है सरगर्मी से पानी की सतह पर पैदा होने वाले वेव्स की दूसरी वेव्स की तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, जबकि इस दौरान मीडियम यानी कि पानी के ज़रात अपनी जगह से मुंतकिल नहीं होते। तो ये भी आपके लिए एक बहुत आपकी जो इंतकाल एनर्जी है बेजरिया वेव्स को उनको करने के लिए बहुत बड़ी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के दरमियान जो ताल्लुक है, जिनका रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ वेव लेंथ। इसमें क्या होता है कि वेव्स इज द डिस्टर्बेंस, दर हकीकत वेव मीडियम में पैदा होने वाले एक खलल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, यानी कि जो लहर होती है। इस खलल की वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी कहा जाता है, जिसकी हिसाबी तौर पर तारीफ इस तरह से की जा सकती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी ओवर टी, यानी कि हम इसका अगर एक वेव जगह से दूसरी जगह मोशन के दौरान टाइम पीरियड के टी के मसावी वक्त सर्व करें तो वेव का तय करता फासला वेव लेंथ के बराबर होता है। जैसा कि वेव लेंथ को हम इस एग्जांपल से मतलब इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, हैंस वी कैन राइट, हम इसको वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ ओवर टाइम, यानी कि टाइम से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस टाइम के दरमियान जो होता है, और ये ऊपर वेव लेंथ। इसी तरह मसवा 10.5 जो है आपकी मार्से वजूद में आती है, और सॉरी चूँकि टाइम पीरियड टी फ्रीक्वेंसी एफ का आपका रिसेप्टेबल कहलाता है, इसलिए टी इज इक्वल टू 1/f, इसको इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट, इसलिए आपका जो v इज इक्वल टू एफ वेव लेंथ कहलाता है। 10.5 आपकी जो है ना शक्ल जो है आपकी मसाबात कहलाती है, और ये तमाम अकसाम की वेव्स यानी कि लंकिनूडल वेव्स और इंश्योरेंस वेव्स वगैरह के लिए दुरुस्त है ये जो फार्मूला। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है मिसाल, और इसमें स्लिंकी पर मोशन करती हुई वेव्स की फ्रीक्वेंसी h4 हर्ट्ज और वेव लेंथ 7.5 मीटर है। वेव की स्पीड आपने मालूम करनी है, और इसकी सोल्यूशन आपका गया है जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, और वेव स्पीड जो है आपके v/5 वेव लेंथ है, वैल्यूज़ को पुट करें तो 1 पॉइंट आपका मीटर पर सेकंड आपकी जो आपकी वेलोसिटी है आपकी जो आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे सॉर्ट आउट होगी। नेक्स्ट आपका रिपल टैंक। रिपल टैंक में क्या होता है कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो पानी की वेव्स पैदा करने की और उनकी खसूसियात के मुताले के लिए हम इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आला एक आप इसको इस आले को आप रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है, जिसका पैंदा शफाफ शीशे का बना होता है, और इसे इस मेज़ पर रखा आधा मीटर ऊंचा रखा जाता है, जैसा कि शक्ल 10.11 में दिखाया गया है। एक वाइब्रेटर थरथराने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो लकड़ी की तख्ती पर नस्ब होती है। हम इस तरह इसको हम इसकी जो शक्ल में हम दे सकते हैं। दिस वाइब्रेटर इज एन ऑसिलेटिंग, यानी कि वाइब्रेटर जो होता है वेव्स पर मुश्तमिल 10.11 जो 12 होता है, ट्रे के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब लटका होता है। इसकी मदद से पानी की सतह पर बनने वाली वेव्स की इमेज का सफ़ेद कागज या स्क्रीन पर मुशाहदा किया जा सकता है। वेव्स के जो आपके स्क्रीन पर रोशन लकीरों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, जबकि आपका ट्रफ रोशन लकीरों के दरमियान तारीक हिस्सों के तौर पर आपको नज़र आना शुरू होता है। अब हम पानी की वेव्स के रिफ्लेक्शन की जो आपके रिपल टैंक की मदद से हम इसको वजाहत करना शुरू करते हैं। रिपल टैंक में एक रुकावट रखें, यानी कि पानी की वेव्स का रुकावट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, और
अगर रुकावट को वेव्स के रास्ते में तुरशा रखें तो रिफ्लेक्ट होने वाली जो वेव्स है रिफ्लेक्शन के कवानीन की तस्दीक करती है, यानी कि इंसिडेंट वेव्स का अमूद के साथ जाविया रिफ्लेक्टेड वेव के जाविया आर के बराबर होगा, जैसा कि शक्ल 10.13 में आपको दिखाया गया होगा। लिहाजा हम रिफ्लेक्शन की तारीफ हम यू भी कह सकते हैं। और जो 10.13 है ये आपकी सामने ये आपको शक्लें दिखाई गई हैं 10.13 में, यस ये वाली, तो इसको हम यूँ भी तारीफ कर सकते हैं कि जब एक वेव्स एक मीडियम से गुजरती है दूसरी मीडियम की सतह से टकराती है तो पहले मीडियम में वापस लौट आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और वेव्स के इस अमल को हम रिफ्लेक्शन का नाम भी देते हैं। इसके साथ साथ पानी की जो वेव की स्पीड का अनुसार पानी की डिपेंडेंस ऑन द डेप्थ ऑफ, यानी कि उसकी गहराई पर होता है। अगर हम एक ब्लॉक को रिपल टैंक में रख दें तो ब्लॉक वाले हिस्से में पानी की गहराई दूसरे हिस्सों की बनिस्बत कम हो जाती है। जब पानी की वेव्स कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होती है तो उनकी वेव्स लेंथ कम हो जाती है, जैसा कि शक्ल 10.14 में दिखाया गया है। और इसको हम इस तरह शो करते हैं और इस तरह जो है ना ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स, और लेकिन पानी की वेव्स की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली वाक़या नहीं होती क्योंकि ये वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। लिहाजा इसमें कम गहरे पानी में वेव्स की स्पीड भी आपकी एक कम हो जाती है। पानी की वेव्स की रिफ्रैक्शन के मुशाहदे के लिए हम ज़्यादा तजर्बा को इस तरह दोहराते हैं कि रिपल टैंक में दो मुख्तलिफ गहराइयों वाले हिस्सों को जुदा करने वाली लाइन वेव्स फ्रंट के साथ कोई जाविया बनाती हुई शक्ल 10.15 ये जो आपको दिखाई गई है इस तरह होती है। अब हम देख सकते हैं कि ज़्यादा गहराई वाले हिस्से से कम गहराई वाले हिस्से में दाखिल होते वेव्स की वेव लेंथ कम होने के अलावा उनकी मोशन की सिमत भी बदल जाती है। नोट करें कि वेव की मोशन की सिमत वेव फ्रंट के साथ आमूदन हरकत करती है। पानी की वेव का ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में दाखिल होते हुए इस तरह रास्ता बदल लेना आपकी वेव्स की फ्रैक्शन कहलाती है। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, When a wave from one medium enter, यानी कि वेव्स के एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए मोशन की सिमत तब्दील करने के अमल को हम वेव्स की रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं, यानी कि और उस तरह उनको यहाँ दिखा सकते हैं। अब हम पानी की वेव्स की डिफ्रैक्शन के अमल की वजाहत करना सीखेंगे। एक रपल टैंक में सीधी वेव्स पैदा करें, उनके रास्ते में एक लाइन में दो रुकावटें इस तरह रखें कि उनके दरमियान जो फासला वेव्स की वेव लेंथ के बराबर या कम हो। दो रुकावटों के दरमियान आपकी स्लिट से गुजरने के बाद वेव्स हर तरफ फैलती हुई नजर आएगी और निसफ दायरों यानी कि सेमी सर्कल्स की शक्ल अख्तियार कर लेंगी, जैसा कि शक्ल 10.16 में दिखाया गया है। तो इनको ये आपको यहाँ तक आपकी जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगी। इसके साथ साथ वेव की जो डिफ्लेक्शन है इस सूरत में वाज़ह तौर पर नजर आती है जब रुकावट या स्लिट का साइज वेव्स की वेवलेंथ के तकरीबन बराबर हो, जैसा कि शक्ल 10.17 में दिखाया गया है। तो इस तरह वेव्स लेंथ से बहुत बड़े साइज की स्लिट में से गुजरती हुई वेव की डिफ्लेक्शन जो दिखाई गई है सिर्फ स्लिट के किनारों के नज़दीक तो एक थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन दिखाई देती है। लिहाजा डिफ्लेक्शन की तारीफ इस तरह भी की जा सकती है, वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को हम वेव्स की डिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और आगे एक मिसाल है 10.3 और इसको ज़ाहिर है इन्हीं फार्मूला की मदद से मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है यानी कि पानी की वेव्स के साथ एक तजर्बा करता है। तालिब इल्म की तरफ से वेव्स लेंथ की पैमाइश करदा मिकदार 10 सेंटीमीटर है। स्टॉपवॉच की मदद से पानी में तैरते हुए बाल की ओसिलेशंस का मुशाहदा करने पर तालिब इल्म की पैमाइश करदा फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। अगर एक वेव पानी के टैंक के एक हिस्से से हरकत शुरू करती है तो इस टैंक को दूसरे हिस्से की तरफ 2 मीटर का फासला तय करने में कितना वक्त दरकार होगा, यानी कि आपने वक्त मालूम करना है, आपने टाइम मालूम करना है। और टाइम का फार्मूला वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे हल जो है आपका जो नंबर 1 आपका जो दिया गया है आपके we are given the frequency wavelength and distance और we have to calculate the time, हमने टाइम को कैलकुलेट करना। नंबर 3 आपने जो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड के दरमियान हमने करना है। तो v एक इज इक्वल टू फोर्स वेवलेंथ है, v इज इक्वल टू यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर बाय टाइम। आपको रीअरेंज द स्पीड फार्मूला जो है टाइम इज इक्वल टू v यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर v है। द स्पीड ऑफ द वेव फार्मूला टाइम द वेवलेंथ को हम किस तरह जो स्पीड की वेवलेंथ है तो उसको हम किस तरह करेंगे, तो v इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका टाइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड पॉइंट आपका सामने
है, यानी कि 0 to 10 सेकंड आपका जो है ना कीमतें दर्ज करने से स्पीड और फासला के दरमियान जो ताल्लुक है मसवात से ज़ाहिर किया जा चुका है यहाँ पे। और जो जब वैल्यू पुट कहेंगे तो आपका ये आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस को मालूम कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। ये आपके सामने समरी है। समरी आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन के मतलब बॉल और बारह के मतलब हम स्टैंड अप वैल्यू आपका साइकिल के गिर्द चक्कर लगाना, सेंटीमीटर का वक्त जो दरकार होता है 1 सेकंड में सेकंड्स के कितने मुकम्मल होगी, वो सारी की सारी चीज़ें हैं समरी की शक्ल में। और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताइए जो हम पूरे के पूरे इस यूनिट में यानी कि यूनिट 10 में डिस्कस कर चुके हैं। और इस यूनिट 10 में जो हमने डिस्कस किए आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आप सिर्फ आपने ट्राई करनी है। सिर्फ आप यूनिट के रिलेटेड हैं सारी की सारी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को पढ़कर मजीद अपने नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। बल्कि इसके साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। रिव्यू क्वेश्चंस हैं आपके सेम उसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिस तरह हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस को मालूम किया। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको मदद फराहम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको जो फार्मूला दिए गए हैं उन्हीं फार्मूलाज को आपने यहाँ पे अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके सॉर्ट आउट करना है। जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जितने भी फार्मूले अभी तक स्टडी किए हैं, तो इस तरह आप उनको इन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका यूनिट 10 जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। उम्मीद है ये तमाम की तमाम आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी आप बता दें आपको अगर आपको ये चीज़ें हैं। हाँ, स्पीड ज़रूर होती है, आप स्टेप बाय स्टेप आप पॉज करके इन लेक्चर्स को आप सुन सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने इर्द गिर्द के जो भी लोग 9th और 10th के स्टूडेंट हैं उनको लाजमी बताएं। फ्री ऑफ कास्ट लेक्चर्स हैं। बारी बरकम जो फीस आप अपनी अकेडमीज़ में अदा करते हैं सेम वही पैटर्न है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आपको डिटरमाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पे बताई जा रही हैं। तो आप इनको फॉलो करके मज़ीद अपने नॉलेज को ना सिर्फ इन्हेंस कर सकते हैं बल्कि अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। यूनिट 11 जिसमें साउंड को यानी कि आवाज़ को डिस्कस किया जाएगा उसके साथ हाजिर होंगे। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।